साथियों नमस्कार। कक्षा 12वीं के रसायन के हेलोएल्केन नामक अध्याय में से हम आज बात करेंगे विलोपन अभिक्रिया की। विलोपन मतलब एलिमिनेशन रिएक्शन। यहाँ हम बात करते हैं बीटा हाइड्रोजन युक्त हेलोएल्केन की। इनको यदि हम पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के एल्कोहली में बने विलयन के साथ गर्म करते हैं तो जो बीटा कार्बन का हाइड्रोजन परमाणु है तथा अल्फा कार्बन का हेलोजन परमाणु दोनों विलोपित हो जाते हैं और HX बना के निकल जाते हैं। यानी इनका जो विलोपन होता है वो बगल के एडजेसेंट कार्बन से होता है। ये आप जानते हैं, यदि जिस कार्बन से आपका हेलोजन जुड़ा हुआ है वो अल्फा कार्बन कहलाता है और उस अल्फा कार्बन के बगल वाले कार्बन को हम बीटा कार्बन कहते हैं, उससे जुड़े हुए कार्बन को हम गामा और उससे आगे जुड़े कार्बन को हम डेल्टा द्वारा डिनोट करते हैं। तो यहाँ हमें बात करना है अल्फा कार्बन पर जुड़े हेलोजन की और बीटा कार्बन पर जुड़े हाइड्रोजन की। तो हम आप यहाँ देख सकते हैं ये एक स्ट्रक्चर बना हुआ है कार्बन का। यहाँ पे जो फर्स्ट कार्बन है जिससे हेलोजन जुड़ा हुआ है ये अल्फा कार्बन हो गया और उसके बगल में जो सेकंड कार्बन है ये आपका बीटा कार्बन हो गया और इस कार्बन से जुड़े जो हाइड्रोजन है ये बीटा हाइड्रोजन कहलाते हैं। जब कोई भी क्षार या कोई समूह यहाँ इस पर अटैक करता है तो वो क्या करता है, पहले इस प्रोटॉन को खींचता है यहाँ से, तो यहाँ इसको इलेक्ट्रॉन देकर के इसको यहाँ से अलग कर देता है। तो यहाँ का जो सांझी का इलेक्ट्रॉन है ये कार्बन पे यहाँ आ जाता है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड इस बॉन्ड पर, तो यहाँ एक डबल बॉन्ड बन जाता है और यहाँ जब इलेक्ट्रॉन की पूर्ति हो जाती है तो इस युग्म का जो यहाँ का इस बॉन्ड का जो इलेक्ट्रॉन युग्म है वो जो हेलोजन है अपनी ओर खींच लेती है और हेलोजन अलग हो जाती है और वो इस क्षार से जुड़ करके यहाँ पे जी हेलोजन और यहाँ का जो H परमाणु है वो इससे जुड़ के HX बना के अलग हो जाता है और यहाँ पे जो सिंगल बॉन्ड की जगह पे डबल बॉन्ड आ जाता है। तो ये डबल बॉन्ड आ जाता है, तो इस तरह से ये एल्कीन बन जाता है। तो ये होगी विलोपन अभिक्रिया। आपको यहाँ ध्यान रखना है विलोपन अभिक्रिया अल्फा कार्बन पर जुड़े हेलोजन परमाणु और बीटा कार्बन पर जुड़े हाइड्रोजन परमाणु को अलग कर देती है। अब कभी कभी ऐसा होता है कि उस अणु के पास एक से अधिक बीटा हाइड्रोजन हो, यानी ये भी हो सकता है कि हेलोजन बीच में जुड़ी हो और इसके दोनों ओर एथल समूह जुड़े हों, तो एल्कल समूह जुड़े हुए हों, तो इनके पास दो बीटा कार्बन हो। तो अब विलोपन में किस कार्बन की हाइड्रोजन प्रयुक्त होगी, डबल बॉन्ड कहाँ बनेगा, इसकी संभावना है कि दोनों ओर डबल बॉन्ड बन सकते हैं, लेकिन चूंकि हेलोजन परमाणु एक ही है इसलिए वो केवल एक हाइड्रोजन को ही विलोपित कर पाएगा। तो इसके लिए जो रूसी वैज्ञानिक अलेक्जेंडर जेटसेव या इनको सेटजेफ के नाम से उच्चारित किया जाता है, सेटजेफ SAYTZEFF, इन्होंने एक नियम दिया, उसको सेटजेफ रूल या सेटजेफ का नियम कहते हैं। इस नियम के अनुसार जो डीहाइड्रोजनेशन है यानी बी हाइड्रोजनन या डीहाइड्रोजनेशन यानी हाइड्रोजन को निकालना, इसके फलस्वरूप जो वह एल्कीन मुख्य रूप से निर्मित होती है जिसमें द्विआबंधी कार्बन परमाणुओं पर एल्किल समूहों की संख्या अधिक होती है। इसको हम एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं कि जो क्या है 1 2 3 4 5 2 ब्रोमो पेंटेन है, यहाँ पे सेकंड नंबर के कार्बन पे ब्रोमीन जुड़ा हुआ है। तो देखिए यहाँ पे ये भी जी अल्फा कार्बन हो गया, तो ये बीटा कार्बन इधर भी है और दूसरा बीटा कार्बन एक इधर भी है। तो ये इसके हाइड्रोजन को विलोपित करे या इसके हाइड्रोजन को विलोपित करे, दोनों की संभावनाएं हैं।
तो इस तरह हम देखें कैसे कैसे बन सकते हैं। एक तो अगर राइट साइड के कार्बन बीटा कार्बन के हाइड्रोजन को विलोपित करें तो ये इस तरह बनेगी, पेंट वन इन। और यदि लेफ्ट साइड के बीटा कार्बन में से हाइड्रोजन को विलोपित करें तो ये पेंट टू इन बनेगी। यहाँ बनेगा डबल बॉन्ड, इधर डबल बॉन्ड बनेगा। तो अब हमें सर्जेफ रूल के हिसाब से देखना है कि किसमें अधिक एल्कल समूह जुड़े हुए हैं। देखिए यहाँ तो एक ही एल्कल समूह जुड़ा हुआ है, इधर इस कार्बन से आप देखें तो ये एल्कल समूह जुड़ा हुआ है, इधर तो केवल हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं। इसमें देखें तो एक एल्कल समूह ये है और दूसरा एल्कल समूह ये है। तो जो नीचे वाला है पेंटटूइन है, इसमें से दो एल्कल समूह जुड़े हुए हैं और इसमें केवल एक एल्कल समूह है। तो सर्जेफ रूल ये कहता है कि जिसमें अधिक एल्कल समूह जुड़े हों वो अधिक बनेगी। तो यहाँ पे प्रयोग द्वारा भी देखा गया है कि 81% पेंटटूइन बनती है और 19% ये पेंटबनीन बनती है। तो ये सर्जेफ रूल को फॉलो करती है। जब कोई क्षार यानी न्यूक्लियोफाइल बीटा हाइड्रोजन युक्त एल्किल हैलाइड से अभिक्रिया करता है तो उसे दो मार्ग उपलब्ध होते हैं, एक तो प्रतिस्थापन और दूसरा विलोपन। जो पथ का चयन है, मार्ग का सिलेक्शन है, वो एल्किल हैलाइड की प्रकृति, नाभिक स्नेही का आकार, उसकी प्रबलता और अभिक्रिया की परिस्थितियों पर निर्भर करेगा। यदि कोई नाभिक स्नेही बहुत बड़ा है, उसकी साइज बड़ी है, तो वो चतुष्फलकीय कार्बन पर नहीं पहुंच पाता, तो वो साइड में उपस्थित H माने जो प्रोटॉन है उसका आहरण कर लेता है और विलोपन अभिक्रिया देता है। यदि उसका नाभिक स्नेही का आकार बड़ा है तो वो चतुष्फलकीय कार्बन पर अटैक न करके बगल में जो प्रोटॉन जो बाहर की तरफ रहता है उसको खींच लेता है, तो विलोपन अभिक्रिया देता है। और यदि प्राथमिक हैलाइड है जिसका जो त्रिविमीय आकृति आसान रहती है, वो SN12 यानी द्विआण्विक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन दर्शाएगा, क्योंकि वो सीधे सीधे चतुष्फलकीय कार्बन पे अटैक कर सकता है। जबकि जो तृतीयक एल्किल हैलाइड है वो SN1 प्रोसेस को प्राथमिकता देगा, क्योंकि जो बड़े आकार का होने के कारण ये चतुष्फलकीय कार्बन पे अटैक नहीं कर पाएगा, तो ये विलोपन देगा। जबकि जो प्राथमिक है वो छोटे आकार का रहता है, तो वो सीधे चतुष्फलकीय कार्बन पे अटैक कर देता है, तो ये प्रतिस्थापन देता है। और जो तृतीय कार्बन है उसका जो कार्बोकेटायन बनेगा, ये उसकी यदि बहुत अधिक स्थायी होगा तो SN1 को प्रतिस्थापन करेगा, और नहीं होगा स्थायी तो फिर वो सीधे सीधे विलोपन दे देगा। आइए हम बात करते हैं एल्किल हैलाइड्स की धातुओं से क्या अभिक्रिया होती है। ये बहुत प्रसिद्ध अभिक्रिया है। गिग्नार्ड अभिकर्मक जो है उसको बनाती है, मैग्नीशियम से क्रिया करके गिग्नार्ड अभिकर्मक देती है, जो एक बहुत महत्वपूर्ण का अपधातुक यौगिक है। ये एक पूरा वर्ग है जिसको हम RMGX द्वारा प्रदर्शित कर सकते हैं। और ये किसी कार्बनिक यौगिक में कार्बन की संख्या बढ़ाने में प्रयुक्त होता है। यहाँ पे यदि हम C2H5Br की मैग्नीशियम से शुष्क ईथर की उपस्थिति में क्रिया कराएं तो ये एथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड देता है। और ये जो RMGX में है ये एक ध्रुवीय बंध है। जैसा कि आप जानते हैं कि हैलोजन की जो विद्युत ऋणात्मकता है वो मैग्नीशियम की तुलना में काफ़ी अधिक है, तो सांझिक इलेक्ट्रॉन में है हैलोजन की तरफ चला जाएगा, तो इसमें आंशिक ऋणावेश और मैग्नीशियम पे आंशिक धनावेश आएगा। फिर ये यहाँ के इलेक्ट्रॉन घनत्व को भी कम कर देगा, तो इस पर भी आंशिक ऋणावेश आ जाएगा। तो इस तरह से RMGX बंध भी आवश्यक रूप से आयनिक होता है। यह हम किसी भी स्रोत से इसको हम प्रोटॉन दे दें तो कहीं से भी ग्रहण कर लेता है और ये नया हाइड्रोकार्बन बना लेता है। इस तरह से ये
जैसे जल से भी एल्कोहल से भी एच आयन ग्रहण कर लेता है, जल से भी ग्रहण कर लेता है और ये एल्केन में बदल जाता है। इसलिए हम जब भी इसकी क्रिया कराते हैं तो उसको हम शुष्क कर लेते हैं, उसमें नमी की बिल्कुल भी उपस्थिति नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये नमी से क्रिया कर लेता है और एल्कीन में चेंज हो जाता है। इसलिए जब भी हम कोई क्रिया कराते हैं तो हम हमेशा शुष्क ही लेते हैं, शुष्क ईथर में ही ये क्रिया कराते हैं। आइए ऐसी ही क्रिया की बात करते हैं हम। बोर्डचप क्रिया, जो बहुत फेमस है, परीक्षा की दृष्टि से भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। ये जब किसी एल्किल हैलाइड को शुष्क ईथर की उपस्थिति में सोडियम धातु के साथ गर्म करते हैं तो हमें उच्चतर एल्केन प्राप्त होते हैं, जिसमें कार्बन की मात्रा सम होती है। सम मतलब इसके चूंकि दो एल्किल समूह आपस में जुड़ जाते हैं, जैसे एक RX है NaC किया की तो एक NaX बना इससे, और दूसरे सोडियम से दूसरे NX बना, तो ये दो R आपस में जुड़ जाते हैं। ये होता क्या है, इसमें से एक में से X हट गया, दूसरे में से X हट गया, और यहाँ पर 2 Na क्रिया करके 2NaX बन जाता है और ये दोनों एल्किल समूह जुड़ जाते हैं। तो इस तरह से हमें इसमें उच्चतर एल्केन प्राप्त होते हैं जिनमें कार्बन की संख्या सम होती है। विषम संख्या वाली उच्चतर एल्केन बनाने के लिए हमें इसमें एल्किल हैलाइड्स का मिश्रण भरना होता है, और फिर मिश्रण भरेंगे तो उसमें अलग अलग टाइप के यानी अलग अलग कार्बन की संख्या वाली एल्केन प्राप्त होंगे। यदि हम कोई एक लेंगे तो उसमें हमें समान उत्पाद प्राप्त होंगे जिनमें कार्बन की संख्या अभिकारक से दोगुनी होगी। यदि हम सोडियम की जगह पे यदि हम सोडियम और लेड मिश्र धातु का प्रयोग करें, उसको भी शुष्क ईथर की उपस्थिति में गर्म करते हैं तो हमें टेट्राएथिल लेड प्राप्त होता है। जैसे हमने एथिल ब्रोमाइड की क्रिया सोडियम और लेड की मिश्र धातु जिसमें दोनों 50-50% होते हैं, उसके साथ शुष्क ईथर में इसको हम गर्म करते हैं तो हमें टेट्राएथिल लेड प्राप्त होता है। आपको पता है टेट्राएथिल लेड एक अच्छा एंटी नॉकिंग एजेंट है जो अपस्फोट रोधी के रूप में डीजल पेट्रोल में मिलाया जाता है। आइए अब बात करें दूसरी नेमिंग रिएक्शन, फ्रीडल क्राफ्ट अब क्रिया। ये भी एल्किल हैलाइड की धातु से क्रिया है। इसमें जब बेंजीन को हम एल्किल हैलाइड के साथ एल्युमिनियम क्लोराइड की उपस्थिति में गर्म करते हैं तो एथिल बेंजीन प्राप्त होता है। उदाहरण के तौर पे हम बेंजीन और एथिल ब्रोमाइड की क्रिया कराते हैं AlBr3 की उपस्थिति में तो हमें एथिल बेंजीन प्राप्त होता है, HBr उप उत्पाद के रूप में मिलता है। यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, इन सभी अपक्रियाओं में हमें नमी को टोटली हटाना है, तो यहाँ पे हम निर्जल एल्युमिनियम क्लोराइड या निर्जल एल्युमिनियम ब्रोमाइड का उपयोग करते हैं। अब हम बात करें हेलोएरिन की क्रियाओं से। सबसे पहले आप नाभिक रागी प्रतिस्थापन की बात करें, चूँकि एल्किल हैलाइड और एरिल हैलाइड दोनों की कार्बन के संकरण में अंतर होता है। एल्किल हैलाइड में जो हेलोजन समूह है वो sp3 संकरित कार्बन से जुड़ा होता है, जबकि एरिल हैलाइड में जो हेलोजन परमाणु जुड़ा होता है वो sp2 संकरित कार्बन से होता है, और चूंकि जो sp2 संकरित ऑर्बिटल होता है उसमें s के गुण अधिक होते हैं, इसलिए वो कम क्रियाशील होता है। दूसरा, बेंजीन रिंग में जो पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, हेलोजन परमाणुओं का जो लोन पेयर है वो पाई इलेक्ट्रॉन से संयुग्मन कर लेता है और वो उसकी 4 अनुनादी संरचनाएं हो सकती हैं। इस अनुनाद के कारण ये स्थायित्व प्राप्त कर लेता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं आपका एल्किल ये आपका बेंजिल क्लोराइड है, यदि हम इसमें एक हाइड्रोजन को हटा के क्लोरीन जोड़ दें तो ये उत्पाद बन जाता है। अब यहाँ पे जो आपको पता है क्लोरीन में 7 अणु हैं, वो क्लोरीन में 7 परमाणु हैं, इलेक्ट्रॉन हैं,
क्लोरीन परमाणु है इसमें जो इलेक्ट्रॉन युग्म है वो सबसे पहले कहाँ आता है, Cl बॉन्ड पे अटैक करता है। यहाँ पे आया तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, डबल बॉन्ड बन जाएगा। यहाँ पे एल्कल जो इलेक्ट्रॉन है इसका जो घनत्व ज़्यादा हो जाता है तो यहाँ का जो डबल बॉन्ड है वो टूट जाता है और यहाँ का इलेक्ट्रॉन इस कार्बन पे आ जाता है। तो ये ऑर्थो पोजीशन पे एक इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ जाता है। दूसरी बार में जो इलेक्ट्रॉन घनत्व यहाँ शिफ्ट होगा, बगल में डबल बॉन्ड बन जाएगा तो यहाँ पे डबल बॉन्ड का जो इलेक्ट्रॉन युग्म है वो कहाँ पहुँच जाएगा, पैरा पोजीशन में पहुँच जाएगा। तो यानी यहाँ पे दूसरे पद में यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का घनत्व बढ़ जाएगा। तीसरे में ये होगा जी, यहाँ का जो डबल बॉन्ड है यहाँ शिफ्ट हो जाएगा और यहाँ का जो इलेक्ट्रॉन का जो घनत्व है वो यहाँ साइड में यहाँ शिफ्ट हो जाएगा और यहाँ ऋणावेश का केंद्र बन जाएगा और यही फिर से दोबारा शिफ्ट होगा तो ये पहली संरचना प्राप्त हो जाएगी। इस तरह से कुल 4 अनुनादी संरचनाएं इसकी हो सकती हैं और इन अनुनाद के कारण ये स्थायित्व प्राप्त कर लेता है। और इसमें Cl बंध की जगह पे आंशिक द्विबंध के गुण इसमें आ जाते हैं, क्योंकि कुछ संरचनाओं में इसमें डबल बॉन्ड बना हुआ है। यहाँ पे देखिए 2 संरचनाओं में डबल बॉन्ड बना हुआ है। तो सिंगल बॉन्ड की तुलना में जो डबल बॉन्ड है उसकी जो बॉन्ड लेंथ है वो कम होती है, इसलिए वो अधिक स्थायी होता है, उसको तोड़ना उतना ही कठिन हो जाता है। इसलिए एल्किल हैलाइड की तुलना में एरिल हैलाइड में जो नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं हैं वो कम हो पाती हैं, यानी उनके प्रति ये कम क्रियाशील होता है। दूसरा कारण है CX बॉन्ड के कार्बन का संकरण। हम पहले बता चुके हैं एल्किल हैलाइड में ये जो CX बॉन्ड का कार्बन है वो sp3 संकरित होता है, जबकि एरिल हैलाइड में sp2 संकरित होता है। sp2 संकरण में S के जो गुण होते हैं उनकी जो परसेंटेज है वो कितनी होगी, 1/3 S के गुण होंगे और 2/3 P के गुण होंगे, जबकि sp3 में उल्टा है, इसके S के गुण 1/4 होंगे और इसके गुण 3/4 होंगे। तो यहाँ पे S के गुण sp2 संकरित ऑर्बिटल में S के गुण अधिक होते हैं। इसके कारण इसकी बंध लंबाई है वो तुलनात्मक रूप से घट जाती है और चूंकि बॉन्ड लेंथ कम होने के कारण ये अधिक स्थायी हो जाता है। एक्स रे डिफ्रैक्शन मेथड से अगर इनको नापा गया तो ये पाया गया कि जो एरिल हैलाइड का जो CX बॉन्ड है वो 169 पिकोमीटर का लंबाई है, जबकि एल्किल हैलाइड में ये लंबाई 177 पिकोमीटर है। इसलिए ये एरिल हैलाइड कम क्रियाशील होते हैं। तीसरा कारण है फेनिल धनायन है, उसका स्थायित्व में कमी होती है, वो कम होता है। यदि SN1 अपक्रिया की बात करें तो जो आयनन के फलस्वरूप जो धनायन बनता है, जो कार्बोकैटायन बनता है, वो यदि स्थायित्व प्राप्त कर लेता है तो क्रिया होती है, यदि वो स्थायित्व प्राप्त नहीं कर पाता है तो क्रिया नहीं होती है। चौथा कारण है इसका जो एरीन है वो इलेक्ट्रॉन धनी होती है और जो इलेक्ट्रॉन धनी नाभिक रागी की जुड़ने की संभावना कम हो जाती है। आप यहाँ देख सकते हैं OH समूह द्वारा प्रतिस्थापन इसमें कैसे होता है। इसके लिए हम यदि क्लोरोबेंजीन को जलीय NaOH में घोल करके और इसमें माने क्लोरोबेंजीन और जलीय NaOH की अगर हम क्रिया कराएं प्रोटिक विलायक में, जैसे कि जल है, जल एक प्रोटिक विलायक है, उसमें चयन उपस्थित रहते हैं इसलिए रहता है, तो इसको हम यदि इसकी प्रतिस्थापन क्रिया अमल कराते हैं तो फिनॉल बनता है। इसके लिए हमें 623 केल्विन ताप और 300 वायुमंडलीय दाब की आवश्यकता होती है। इसके पहले ये क्रिया नहीं होती है। इसकी जगह पे यदि हम
कोई इलेक्ट्रॉन अपने एक समूह जोड़ दें, जैसे कि नाइट्रेट समूह है, NO2 समूह, NO2 समूह को यदि हम पैरा पोजीशन पर जोड़ देते हैं तो यही क्रिया इसकी 443 केल्विन पर सामान्य वायुमंडलीय दाब पर संपन्न हो जाती है। और यदि हम इसी नाइट्रो समूह को इलेक्ट्रॉन अपना एक जो समूह है इसको इनके दो समूह जोड़ दें, एक ऑर्थो पे एक पैरा पे, तो ये अब क्रिया 368 केल्विन पर ही संपन्न हो जाती है। यानी जो इलेक्ट्रॉन अपना एक नाइट्रो समूह है, NO2 समूह है, इसको अगर हम जोड़ देते हैं तो ये क्रिया आसान हो जाती है, इनकी क्रियाशीलता बढ़ जाती है। यानी इसमें जो इलेक्ट्रॉन अधिक हैं, जो पाई इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, इन्हीं को हम कहीं किसी विधि द्वारा ये घनत्व कम कर दें तो इस पर OH समूह शीघ्रता से जुड़ जाता है। यदि हम इस पर 3 नाइट्रो समूह जोड़ दें, NO2 समूह जोड़ दें, तो ये क्रिया और आसान हो जाती है। ये केवल गर्म करने पर ही संपन्न हो जाती है, यानी OH गर्म करने पर ही ये प्रतिस्थापित हो जाता है। इस तरह में पाते हैं कि ऑर्थो और पैरा स्थिति में यदि NO2 समूह को जोड़ देते हैं तो इससे जो बेंजीन वलय है उसमें इलेक्ट्रॉन का घनत्व कम हो जाता है, जिससे नाभिक स्नेही का आक्रमण आसान हो जाता है और इस प्रकार बना कार्बेनाइन अधिक स्थायित्व प्राप्त कर लेता है। जबकि मेटा पोजीशन पे नाइट्रो समूह जोड़ने से इसकी स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होता है, क्योंकि मेटा पोजीशन पे जो कोई आवेश नहीं होता है। हमने उस अनुनाद वाली संरचनाओं में देखा है कि पहला ऋणावेश आता है ऑर्थो पोजीशन पे, दूसरा वो पैरा पोजीशन पे रहता है और तीसरा भी ऑर्थो पोजीशन पे आता है। क्योंकि मेटा पोजीशन पे कोई आवेश नहीं होता है, कोई आवेश घनत्व तो बढ़ता नहीं है, इसीलिए मेटा पोजीशन पे NO2 समूह जोड़ने का क्रियाशीलता पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अब हम बात करें इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं की। जो हाइड्रोजन परमाणु ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग प्रभाव दर्शाता है, इसको हम देख सकते हैं कि हेलोजन, यदि एक हेलोजन जुड़ी हुई है तो दूसरा प्रतिस्थापन होगा वो या तो ऑर्थो पे होगा या फिर पैरा पे होगा। इसी को हम ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग इफेक्ट कहते हैं। इसको हम इस तरह समझ सकते हैं, आप यहाँ देख सकते हैं बेंजीन में एक हेलोजन समूह जुड़ा हुआ है। क्योंकि हेलोजन के ऊपर लोन पेयर रहता है तो ये लोन पेयर यहाँ इस बॉन्ड पे आता है तो ये डबल बॉन्ड बन जाता है। और यहाँ पर जब इलेक्ट्रॉन का घनत्व बढ़ता है तो इसके बीच का जो डबल बॉन्ड है वो टूट करके इलेक्ट्रॉन इस वाले कार्बन पे आता है, इस कार्बन पे इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ जाता है, इस पर ऋणावेश आ जाता है। और ये यहाँ ऋणावेश आता है तो ये बगल वाले पे जब शिफ्ट होता है तो यहाँ का डबल बॉन्ड है इसका इलेक्ट्रॉन पैरा पोजीशन पे शिफ्ट हो जाता है तो यहाँ पर ऋणावेश आ जाता है। इस तरह से ये जो ऋणावेश है ये इस वाले बॉन्ड पर शिफ्ट होगा तो ये डबल बॉन्ड बन जाएगा, और यहाँ का जो डबल बॉन्ड है ये अपना इलेक्ट्रॉन को यहाँ शिफ्ट करेगा इस कार्बन पे तो यहाँ ऋणावेश आएगा। इस तरह से ये 4 संयुक्त अनुनादी संरचनाएं हमें प्राप्त होती हैं। इन चारों में एक ऑर्थो पोजीशन पे हैं, 2 ऑर्थो पे हैं और आपके ये पैरा पोजीशन पे हैं। इसीलिए ऑर्थो और पैरा पे ही इलेक्ट्रॉन अत्यधिक रहता है। इसीलिए इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापक जो या जो भी समूह आएगा इलेक्ट्रॉन स्नेही, वो जहाँ पे इलेक्ट्रॉन का घनत्व होगा वहीं पे अटैक करेगा, तो वो केवल ऑर्थो और पैरा पे अटैक करता है, वहीं पे जुड़ता है। मेटा पे इलेक्ट्रॉन घनत्व नहीं बढ़ता है, इसमें नहीं जुड़ता है। दूसरा इसमें एक प्रभाव और होता है, हेलोजन चूंकि इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचती है तो उसका -I प्रभाव होता है, यानी ऋणात्मक प्रेरणिक प्रभाव। इसके कारण जो हेलोरीन है वो बेंजीन की तुलना में कम क्रियाशील होती है। इसलिए इसकी जो क्रियाएं हैं वो बेंजीन की तुलना में मंद होती हैं। इनको हम क्लोरीनीकरण, सल्फोनीकरण इत्यादि से समझ सकते हैं। जैसे अपन क्लोरीनीकरण की बात करें तो जो क्लोरोबेंजीन है, नेजल
फेरिक क्लोराइड की उपस्थिति में क्रिया करती है तो हमें 2 प्रकार के डाइक्लोरोबेंजीन प्राप्त होते हैं। एक ऑर्थो डाइक्लोरो है, दूसरा पैरा डाइक्लोरोबेंजीन है। नाइट्रीकरण भी करें तो इसमें भी हमें 2 प्रकार के उत्पाद प्राप्त होते हैं। HNO3 और शानदार सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में जब इसकी क्रिया होती है इसमें भी ऑर्थो नाइट्रो क्लोरोबेंजीन और पैरा नाइट्रो क्लोरोबेंजीन प्राप्त होती है। सल्फोनीकरण में भी इसी तरह के उत्पाद प्राप्त होते हैं। SO3H ऑर्थो पे जुड़ता है या पैरा पे जुड़ता है। अब हम देखते हैं फ्रीडल क्राफ्ट क्रिया, इसको भी देख सकते हैं अपन। जब जो क्लोरोबेंजीन की क्रिया मेथिल क्लोराइड से कराते हैं नेजल एल्यूमिनियम क्लोराइड की उपस्थिति में, तो इसमें भी जो मेथिल समूह जुड़ता है वो आपका ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे जुड़ता है, और जो पैरा पोजीशन वाला उत्पाद है वो बड़ी अधिक मात्रा में रहता है, यानी मुख्य उत्पाद है, जबकि जो ऑर्थो पोजीशन वाला है वो गौण उत्पाद है। यदि हम एसिल क्लोराइड से भी क्रिया कराते हैं तो उसमें भी जो एसिल समूह जुड़ता है वो भी ऑर्थो और पैरा पे ही जुड़ता है, और पैरा वाला उत्पाद मुख्य रूप से बनता है। अब चूँकि हम देख रहे हैं यहाँ पे इनकी जो क्रियाएं हैं उनमें बेंजीन से अंतर है। ये डिफरेंस क्यों आता है, इसके 2 कारण हैं। एक तो जो हेलोजन है, हेलोजन परमाणु में प्रेरक प्रभाव होता है, यानी वो -I प्रभाव, और दूसरा होता है अनुनाद के कारण जो इलेक्ट्रॉन में जो अनुनादी संरचनाएं होती हैं उनमें ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन का घनत्व तो ज़्यादा होता है, तो वो इसकी जो क्रियाशीलता है उसको कम कर देता है, उसके अस्थायित्व को बढ़ा देता है। मान लीजिए यहाँ पे कोई इलेक्ट्रॉन इसने ही यहाँ इस पर जो आक्रमण करता है, तो पहले आक्रमण कहाँ करेगा, इस डबल बॉन्ड पे आक्रमण करेगा, तो इस डबल बॉन्ड वाले इलेक्ट्रॉन को ये ग्रहण करेगा इलेक्ट्रॉन इसने ही, और यहाँ पे ये ऑर्थो पोजीशन पे जुड़ जाएगा, और यहाँ पे आपका धनावेश आ जाएगा। ये प्रेरणक प्रभाव के कारण है, क्योंकि ये यहाँ के जो इलेक्ट्रॉन समूह है इसको अपनी ओर खींच लेगा। I प्रभाव अधिक प्रबल होता है। अब यदि अनुनाद के कारण देखें तो अनुनाद के कारण क्या होगा, यदि मान लें हम कि अनुनाद के कारण यहाँ पे इलेक्ट्रॉन घनत्व तो कम रहेगा, तो ये यहाँ क्लोरीन है उसका जो इलेक्ट्रॉन युग्म है वो इस इधर खींचेगा अपनी तरफ, तो यहाँ ये ऑर्थो पे भी जुड़ेगा और दूसरा इधर पैरा पे जुड़ेगा। तो इस तरह से 2 स्थितियों पर आक्रमण कर सकता है अनुनाद के कारण, या तो ऑर्थो पे करेगा या फिर पैरा पे करेगा। ये यहाँ की जगह यहाँ भी कर सकता है। तो चूंकि अनुनाद है वो कार्बोकैटायन को स्थायित्व प्रदान करता है, यानी जो कार्बोकैटायन बनता है वो अधिक स्थायी होता है, लेकिन जो प्रेरक प्रभाव है वो इलेक्ट्रॉन को रिंग में से बाहर की ओर खींचता है, यानी वो इलेक्ट्रॉन घनत्व को घटाता है। लेकिन जो प्रेरक प्रभाव है वो ऑर्थो या पैरा स्थितियों पर जो अनुनाद होता है वहाँ पे अनुनाद चूंकि प्रबल होता है, लेकिन प्रेरक प्रभाव अधिक होने के कारण जो नेट प्रभाव है, यानी दोनों का जो सम्मिलित प्रभाव है वो इलेक्ट्रॉन की अपनयन का होता है, यानी इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने का होता है। इस तरह से अभिक्रियाशीलता पे तो प्रेरक प्रभाव का प्रभाव पड़ता है, उसका ज़्यादा प्रभाव है। मतलब अभिक्रियाशीलता हैलोजन की जो -I प्रभाव है उससे नियंत्रित होती है, जबकि उसका जो विन्यास है, यानी वो कहाँ जुड़ेगा, अगला प्रतिस्थापी ऑर्थो पे जुड़ेगा या मेटा पे जुड़ेगा या पैरा पे जुड़ेगा, ये नियंत्रण अनुनाद से होता है। तो जो अनुनाद का प्रभाव है उसके कारण ये ऑर्थो और पैरा पे जुड़ते हैं। आइए अब बात करते हैं एक और महत्वपूर्ण क्रिया की, परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण क्रिया है, इसका नाम है बोर्ज-फटेकप क्रिया। क्योंकि जैसा कि आप पहले पढ़ चुके हैं बोर्ज-अप क्रिया। बोर्ज-अप क्रिया में एल्किल हैलाइड जब शुष्क ईथर की उपस्थिति में सोडियम के साथ गर्म किया जाता है तो हमें
उच्चतर एल्केन बनते हैं। जबकि बोर्ड्स फटिग अपक्रिया में क्या है, एक तो एल्किल हैलाइड लेते हैं अपन और दूसरा लेते हैं एरिल हैलाइड। जब एक एल्किल हैलाइड और एरिल हैलाइड के मिश्रण को हम सोडियम धातु के साथ गर्म करते हैं शुष्क स्तर की उपस्थिति में, तो हमें एथिल बेंजीन प्राप्त होता है, एल्किल बेंजीन प्राप्त होता है और सोडियम का हैलाइड मुक्त हो जाता है। यहाँ पे इस मिश्रण को हमें शुष्क स्तर की उपस्थिति में गर्म करना होता है, क्योंकि आप पढ़ ही चुके हैं। यदि थोड़ी सी भी नमी रह जाती है तो ये वहाँ पे एल्केन एरिन बन जाएगा। अब एक दूसरी नाम की अपक्रिया है, यह फटिग अपक्रिया। फटिग अपक्रिया भी इसी से बिल्कुल एक जैसी है, इसमें केवल अंतर क्या है, फटिग अपक्रिया में केवल एरिल हैलाइड को शुष्क ईथर की उपस्थिति में सोडियम धातु के साथ गर्म करते हैं तो हमें डाइफेनल पदार्थ प्राप्त होते हैं, यानी संगत एरीन प्राप्त होते हैं, जिसमें दो एरिल समूह आपस में जुड़ जाते हैं। यहाँ पे एल्वेरिन का एक परमाणु, एक अणु ये है, तो ये दो अणु एल्वेरिन के जुड़ जाते हैं। तो जहाँ पे दोनों समूह, जुड़ने वाले दोनों समूह एरिल समूह हैं, वो फटिग अपक्रिया है। परिस्थितियाँ एक जैसी रहती हैं। जहाँ पे दोनों एल्किल समूह हैं वो बोर्ड्स अपक्रिया है। परिस्थिति दोनों समान है, शुष्क ईथर की उपस्थिति में इसको गर्म करते हैं सोडियम धातु के साथ। और तीसरी है, यदि एक एरिल और एक एल्किल समूह, माने एक हैलाइड है एक एरिल हैलाइड है, तो ये बोर्ड्स अपक्रिया, बोर्ड्स फटिग अपक्रिया कहलाती है। तो यहाँ पे आप तीनों को एक साथ याद कर लें। जब एल्किल हैलाइड को शुष्क ईथर की उपस्थिति में सोडियम धातु के साथ गर्म करते हैं तो उच्चतर एल्केन प्राप्त होते हैं, ये तो होगी बोर्ड्स अपक्रिया। यदि हम एरिल हैलाइड को शुष्क ईथर की उपस्थिति में सोडियम के साथ गर्म करेंगे तो ये हो जाएगी आपकी फटिग अपक्रिया। और यदि हम एक एल्किल और एक एरिल हैलाइड, यानी दोनों के मिश्रण को जब हम सोडियम धातु के साथ शुष्क ईथर की उपस्थिति में गर्म करते हैं तो ये आपकी बन जाएगी बोर्ड्स फटिग अपक्रिया। तो इसमें केवल एल्किल हैलाइड दो हैं तो बोर्ड्स अपक्रिया, एक एल्किल एक एरिल है तो बोर्ड्स फटिग अपक्रिया, और दोनों एरिल हैं तो फटिग अपक्रिया होती है। हम इसको आसानी से याद कर सकते हैं। अब आइए हम बात करेंगे डाई क्लोरो व्युत्पन्न पदार्थों की। तो यहाँ पे हम संक्षेप में चर्चा करेंगे। जैसे डाइक्लोरोमेथेन है, डाइक्लोरोमेथेन जो उसको मेथिलीन क्लोराइड भी कहते हैं, ये काफ़ी उपयोग में लाया जाता है। ये पेंट रिमूवर जो होता है ना, उसके रूप में प्रयुक्त होता है। ये विलायक के रूप में ही प्रयुक्त होता है। ये एरोसोल में प्रणोदक के रूप में ही प्रयुक्त होता है। औषधि निर्माण में भी ये सॉल्वेंट के रूप में कार्य करता है। मेटल की सफाई में या जो फिनिशिंग होती है ना, पेंट की फिनिशिंग के विलायक के रूप में भी काम करता है ये। जिसका वातावरण पर काफ़ी हानिकारक प्रभाव है। इससे मनुष्य की सुनने की क्षमता, देखने की क्षमता पर असर पड़ता है। अधिक एक्सपोज हो जाए तो उसके केंद्रीय तंत्रिका तंत्र को नुकसान पहुंचता है। चक्कर आना, मितली आना, हाथ पैर में सुन्न हो जाना, और त्वचा के संपर्क में आने पर त्वचा में जलन और लालिमा उत्पन्न हो जाती है। यदि आँख के संपर्क में आता है तो कॉर्निया भी जला सकती है। क्लोरोफॉर्म आप जानते ही होंगे। क्लोरोफॉर्म एक निश्चितक पदार्थ है। ये हवा और प्रकाश की उपस्थिति में एक हानिकारक गैस फॉस्जीन का निर्माण करती है। इसका जो भी उपयोग निश्चितक के रूप में पहले किया जाता रहा है, हम नहीं करते हैं, और बहुत सावधानी से किया जाना चाहिए, क्योंकि इसकी थोड़ी सी मात्रा बढ़ जाए, यानी 900 ppm भी अगर मात्रा है तो ये भी सिरदर्द, चक्कर और थकान उत्पन्न करती है। ये यकृत में और किडनी में सीधा इफेक्ट करती है, क्योंकि यकृत और किडनी में ही फॉस्जीन गैस बनती है। तो इस तरह से जो क्लोरोफॉर्म है ये त्वचा को भी नुकसान करती है। त्वचा के संपर्क में आती है तो त्वचा में घाव उत्पन्न कर देती है। और चूंकि ये वायु प्रकाश से बहुत तेज़ी से क्रिया करके फॉस्जीन गैस बनाती है, इसलिए इसका जो भंडारण है वो रंगीन बोतलों में किया जाता है, और वो भी पूरा भर के किया जाता है, ताकि उसमें बिल्कुल भी किंचित मात्र भी वायु शेष ना रह जाए, नहीं तो जहरीली गैस फॉस्जीन
बन जाती है। इसका ये समीकरण आपको यहाँ पे दिखाया गया है। 2CHCl3 + O2 बराबर COCl2 बनता है और ये सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में ये क्रिया हो जाती है। इसीलिए हम सूर्य का प्रकाश ना पहुँचे इसके लिए हम उसे रंगीन बोतलों में भरते हैं और उसमें हवा ना रहे इसलिए हम पूरी तरह से फुल भर के इन बोतलों को रखते हैं। आइडोफॉर्म इसी का जुड़वा जी जैसा है। इसमें क्लोरीन की जगह आयोडीन होता है, CHI3। आइडोफॉर्म के क्रिस्टल आपने 11th में बनाए होंगे, देखे होंगे, पीले रंग के क्रिस्टल बनते हैं। ये जो आयोडीन है प्रतिरोधी का काम करती है। जो आइडोफॉर्म है इसका विलयन अपन जब लगाते हैं तो ये प्रतिरोधी यानी एंटीसेप्टिक का काम करता है। यहाँ पे वास्तव में आयोडीन एंटीसेप्टिक की तरह काम करती है, लेकिन इसकी जो गंध होती है बड़ी अप्रिय होती है, इसके कारण का उपयोग अब बंद होने लगा है। अगला यौगिक है कार्बन टेट्राक्लोराइड। ये भी प्रशीतक बनाने में काम आता है, एरोसोल प्रणोदक के रूप में काम आता है। और जो प्रशीतक बनाने वाली जो CFC है यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, इनके उत्पादन में भी इसका प्रयोग फीडस्टॉक के रूप में होता है। उद्योगों में ये ब्लैक के रूप में प्रयुक्त होता है। CCl4 में भी मनुष्य में जो यकृत है उसका कैंसर उत्पन्न कर सकता है, तंत्र का तंत्र को स्थायी रूप से क्षति पहुंचा सकता है। नींद, बेहोशी और अधिक मात्रा में एक्सपोज होने पर मृत्यु तक हो सकती है। और सबसे बड़ा साइड इफेक्ट है इसका वायुमंडल में अवस्थित ओजोन परत को नष्ट करता है। चूँकि ये अत्यधिक स्थायी होता है इसीलिए ये काफ़ी लंबे समय तक वातावरण में रह सकता है। ये फ्रेयॉन बनाने के काम आता है। फ्रेयॉन जो प्रशीतन उद्योग में काम आते हैं वो उनके बनाने में भी CCl4 का उपयोग होता है। इस CCl4 के अधिक उपयोग से त्वचा मनुष्य में यकृत का कैंसर हो जाता है, यानी लीवर का कैंसर हो जाता है, तंत्र का तंत्र को स्थायी क्षति पहुंच सकती है। अब जो फ्रेयॉन है, फ्रेयॉन क्या है, मेथेन और एथेन के फ्लोरो व्युत्पन्न पदार्थ फ्रेयॉन कहलाते हैं, जिसमें CFC यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन के नाम से भी जाना जाता है। इसमें अत्यधिक स्थायी होते हैं, ये निष्क्रिय होते हैं और नॉन टॉक्सिक भी होते हैं, नॉन कोरोसिव भी होते हैं, ये संक्षारण प्रतिरोधी भी होते हैं, इसलिए आसानी से नष्ट नहीं होते हैं और ये आसानी से द्रवित हो जाते हैं। और इसके इस गुण के कारण ही इसको हम रेफ्रिजरेशन में प्रयुक्त करते हैं। और सबसे अधिक प्रयुक्त होने वाला है फ्रेयॉन 12 यानी फ्रेयॉन 12। इसका फॉर्मूला होता है CF2Cl2। ये सर्वाधिक प्रयुक्त होता है। ये एरोसोल प्रणोदक, प्रशीतक और वायु शीतलन में प्रयुक्त किया जाता है। ये भी ओजोन परत को नुकसान पहुंचाता है। इसके और प्रसिद्ध यौगिकों में DDT है जो PP- डाइक्लोरोडाइफेनल ट्राइक्लोरोएथेन इसका IUPAC नाम है। इसका फॉर्मूला आपको यहाँ दिखाया गया है, इसको हमें वही याद कर सकते हैं जैसा कि इसमें दिया है। पैरा PP यानी पैरा क्लोरो है, ये 2 हैं तो पैरा डाइक्लोरो है, डाइफेनल है। और एथीन में आपको 2 कार्बन है, आप ये 2 कार्बन ले लीजिए, एक कार्बन में पैरा डाइक्लोरोबेंजीन हो जाएगा और दूसरे कार्बन में ये क्लोरीन हो जाएंगी, तो ये होगा ट्राइक्लोरो। तो इस तरह से पैरा डाइक्लोरो डाइफेनल ट्राइक्लोरो एथेन हो जाएगा। ये बहुत प्रसिद्ध कीटनाशक रहा है। 1873 में इसको बनाया गया था, लेकिन 1939 में पाल्मर ने इसके कीटनाशक गुणों की खोज की थी और इसका उपयोग मलेरिया फैलाने वाले मच्छरों पर काफ़ी मात्रा में हुआ। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद तो इसका अत्यधिक उपयोग हुआ। ये टाइफस फैलाने वाले जुओं पर भी प्रभावकारी रहा। लेकिन 1945 यानी द्वितीय विश्व युद्ध के बाद ही इसके दुष्परिणाम सामने आने लगे थे। ये जो कीटनाशक है मच्छरों में और अन्य कीटनाशकों पर बहुत अधिक मात्रा में छिड़के गए, इससे इन कीटों में इसके प्रति प्रतिरोधकता उत्पन्न हो गई और इसका असर धीरे धीरे कम होने लगा और मछलियों पर भी इसका दुष्प्रभाव पड़ा। मछलियों के लिए अत्यधिक हानिकारक रहा। इस तरह से
ये वातावरण के लिए नुकसानदायक साबित होगा। और ये चूँकि वसा में घुलनशील है, इसलिए ये बसी ऊतकों में अधिक लंबे समय तक बना रहता है और बसी ऊतकों में एकत्रित होने के कारण ये विभिन्न प्रकार के साइड इफेक्ट दर्शाता है।